गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लेते हैं सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है उसके नाम बताने हैं। यानी सरल ऊतक से शुरू करते हैं हम। ये जो भागों की बातें हो रही थी तो पहला सवाल है सरल ऊतक के कितने प्रकार हैं, नाम लिखिए। पौधों में सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है आपको उसके नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रो का शीर्ष प्रोयल तना, प्रो का शीर्ष वियोतक कहाँ पर पाया जाता है? बस उस स्थान का नाम लिखना है आपको। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? केवल ऊतक का नाम लिखना है। छोटे छोटे प्रश्न ही सारे। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं? संगठक का मतलब फ्लोएम कौन कौन से प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, उन कोशिकाओं के आपको नाम लिखने हैं। कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ये बना होता है, इसका संगठन बताना है। अब उसके बाद में पादप ऊतक थे, वो ये तक थे। अब लेते हैं जंतु ऊतक। आज से हम जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। और जंतु ऊतक में एक कोशिक जो जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, इनमें तो कोई ऊतक होते ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक अकेली कोशिका है। और हम जानते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जो कोशिकाएं समूह में रहती हैं, एक जैसे आकार प्रकार की दिखती हैं, एक जैसा कार्य करती हैं, उनको हम ऊतक कहते हैं। अब चूंकि एक कोशिक जंतुओं में तो ऊतक होते ही नहीं है, बहुकोशिकीय जंतुओं में कार्य व संरचना के आधार पर ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में हम सभी ऊतकों को, चारों प्रकार के ऊतकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले लेते हैं एपिथीलियम ऊतक। नाम है एपिथीलियम ऊतक। इसको हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। जौन सा भी नाम याद रहे, वैसे आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, लेकिन आप किसी भी नाम का उपयोग कर सकते हैं। एपिथीलियम ऊतक कहो या उपकला ऊतक कहो, एपिथीलियम उपकला लिख सकते हैं, जहां जहां एपिथीलियम नाम आ रहा है। यह ऊतक जंतुओं के शरीर का आवरण बनाता है तथा आंतरिक अंगों का आवरण बनाता है। यानी हमारे पूरे शरीर का जो आवरण, जिसको खाल कहते हैं, त्वचा, वो इसी ऊतक की बनी होती है, एपिथीलियम ऊतक। आपको ये भी समझना होगा कि आवरण हमारे बाहर ही होता, हमारे भीतर भी होता है। जैसे हमारी आहार नाल, हमारा मुंह, अंदर से उसके अंदर भी एक पतली सी परत दिखाई देती है। हमारे मुंह के अंदर भी एक पतली सी त्वचा है। अगर हम दर्पण में देखें मुंह को खोल करके, तो अंदर एक पतली सी त्वचा मुंह के अंदर भी होती है। ऐसे ही पूरी आहार नाल जो होती है, वो भी एक त्वचा की बनी हुई होती है, उसके ऊपर भी एक त्वचा होती है, कह सकते हैं। और भीतरी अंग हैं बहुत सारे, जैसे वृक्क नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, और फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे कोष होते हैं, वायु कोष, उनको कुपिका कहते हैं या वायु कोष कहते हैं। वो उसकी भी सतह होनी चाहिए, तो उनकी भी जो सतह होती है वो भी उपकला ऊतक की बनी होती है। यानी उपकला ऊतक हमारे शरीर के बाहर तथा भीतरी अंगों में सतह बनाने का कार्य करता है। ये हमारी त्वचा, ये सतह है हमारे शरीर की, बाह्य सतह है, ये उपकला ऊतक की बनी होती है। इस प्रकार से एपिथीलियम ऊतक मुंह, आहारनाल, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिकाओं, वृक्कीय नली आदि का आवरण भी बनाता है। बाहर की त्वचा तो बना ही रहा है, इन अंगों की त्वचा भी बनाता है। एपिथीलियम ऊतक 2 प्रकार का होता है। इसको हम बांट करके इसका अध्ययन करना चाहेंगे, बड़ा विस्तृत है ये ऊतक। 2 प्रकार का होता है मोटे तौर पर, सरल उपकला ऊतक या सरल एपिथीलियम ऊतक, दूसरा संयुक्त उपकला ऊतक या संयुक्त एपिथीलियम ऊतक। 2 प्रकार को मोटे तौर पे बांट दिया। और अब एक एक करके पहले सरल वाला लेते हैं। सरल उपकला ऊतक, यह ऊतक केवल एक ही स्तर का बना होता है। यानी सरल उपकला ऊतक जो होता है केवल एक ही परत का होता है। इसकी एक त्वचा जो बनाता है कहीं पर भी, उसकी एक ही परत होती है। हमारी जो बाहर की त्वचा है, ये एक कोशिका की परत नहीं है, इसमें 3 परतें शामिल हैं।
लेकिन जो हमारे भीतरी अंग में कुछ तो सर्प क्या है, सर्व उपकला ऊतक यह ऊतक केवल एक ही स्तर या एक ही परत का बना होता है। कोशिकाओं की आकृति के आधार पर सरल उपकला ऊतक भी कई प्रकार का होता है, उसको हम देखते हैं। पहली बात यह है कि सरल उपकला ऊतक किसको कहेंगे, ये एक ही परत का बना होता है, उस उपकला ऊतक को हम सरल उपकला ऊतक कहेंगे। और संयुक्त उपकला ऊतक किसे कहेंगे, जो बहुत सारी परतों से मिलकर बना होता है उसको संयुक्त उपकला ऊतक कहेंगे। जैसे हमारी त्वचा एक संयुक्त उपकला ऊतक है, हमारे मुंह की आंतरिक सतह सरल उपकला ऊतक है, यानी मुंह की सतह देखिए आप बिल्कुल पतली सी त्वचा मिलती है, यानी एक ही परत की बनी हुई है। भीतरी अंगों की जो त्वचा होती है वो एक ही परत की बनी है, वहां तो सरल उपकला ऊतक है। और हमारी त्वचा जो होती है बहुत मोटी है ये उसकी तुलना में, तो इसमें कई परतें होती हैं, इसको हम संयुक्त उपकला ऊतक कहेंगे। तो अब लेते हैं सरल उपकला ऊतक। यह ऊतक ये कई प्रकार का होता है। नंबर 1 सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम का मतलब होता है चपटी कोशिकाएं। सल्क मतलब छिलके की तरह होते हैं, एक प्रकार के पतले पतले छिलके। जैसे प्याज को हम छीलते हैं तो उसमें भूरे रंग का जो एक परत उतरती है, बिल्कुल पतली कागज से पतली होती है, उसको हम सल्क कह सकते हैं। तो सल्की एपिथेलियम, इस ऊतक की कोशिकाएं पतली और चपटी होती हैं। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, इस ऊतक की कोशिकाएं पतली होती हैं, बहुत ही पतली, बिल्कुल चपटी चपटी होती हैं। और उदाहरण, ये ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, ये रक्त नलिका का अस्तर बनाता है, कुपिका का अस्तर बनाता है, फेफड़ों में होती कुपिका, वायुकोश। सल्की एपिथेलियम ऊतक का बने होते हैं ये अंग। और आहार नाल है, मुंह का अस्तर है, ये भी इसी ऊतक की बनी होती हैं। और ये ऊतक अवशोषण में सहायता करता है। और भी ऊतक होते हैं जो अवशोषण में सहायता करते हैं, और ये ऊतक भी अवशोषण में सहायता करता है। इस प्रकार से सरल ऊतक का पहला भाग हो गया सल्की एपिथेलियम। और इसके बाद में दूसरा देते हैं, देखते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम दूसरा ऊतक है। यह ऊतक अवशोषण और पदार्थों के स्राव में सहायता करता है। ये भी एक दीर्घ उपकला ऊतक है, सतह बनाता है, क्या करता है, अवशोषण और पदार्थों के स्राव में भी सहायता करता है। ये कहाँ पाया जाता है, जैसे आंतों की भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है, आंतों की भीतरी सतह। और स्तंभाकार ऊतक की बनी होती है, और एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। श्वास नली में भी यह ऊतक पाया जाता है या होता है। श्वास नली हमारी और आहार नाल, उसकी जो भीतरी सतह है वो इसी ऊतक की बनी होती है। तीसरा लेते हैं घनाकार एपिथेलियम। इसकी जो कोशिकाएं होती है घन के आकार की होती हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम में कोशिकाएं स्तंभ खंभे की तरह लंबी होती है, थोड़ी सी खंभाकार, स्तंभाकार। और सल्की उपकला में चपटी होती है, पतली होती हैं। घनाकार एपिथेलियम में कोशिकाएं होती हैं वो घन के आकार की सी होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग बराबर से होती है, तो घनाकार होती हैं। यह वृक्कीय नली, जो अपने वृक्क नलिकाएं होती हैं, जो कि वृक्कों के अंदर होती हैं। हमारे शरीर में 2 वृक्क हैं, प्रत्येक वृक्क में 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनको नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। उनकी जो सतह बनी होती है वो घनाकार एपिथेलियम की बनी होती हैं। लाल ग्रंथियों की नलिकाएं इसी की बनी होती हैं। लाल ग्रंथियां हमारे मुंह में होती हैं, लाल ग्रंथियां हमारे गालों में होती हैं, मसूड़ों में होती हैं, लार बनाती हैं। और वो लार नलिका द्वारा हमारे मुंह के अंदर भोजन में मिलती है जब हम भोजन को चबाते हैं। तो वो जो लार को लाने वाली जो नलिकाएं हैं, लार नलिकाएं, उनकी जो सतह है वो भी इसी घनाकार एपिथेलियम की बनी होती है। और वृक्क की नलिकाएं होती है वो भी इसी घनाकार एपिथेलियम की बनी होती हैं। और एपिथेलियम दूसरा है संयुक्त एपिथेलियम या संयुक्त उपकला ऊतक। सीधी सी बात है, ये कई परतों का बना होता है। यह ऊतक 2 या 2 से अधिक परतों या स्तरों का बना होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। उदाहरण, जंतु की त्वचा संयुक्त उपकला ऊतक की उदाहरण है। इसका उदाहरण है हमारी त्वचा जो होती है वो 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहर की परत है
उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं त्वचा की बाहर की परत, एक्टोडर्म। और बीच की जो भीतर की जो बीच की जो परत है उसको बोलते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म। और तीसरी जो भीतरी परत है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। डर्म यानी चमड़ी, एक तरह को उपकला उत्तक को कहते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, बाहर की परत, बीच की परत, आंतरिक परत। तो त्वचा तीन स्तरों की या तीन परतों की बनी होती है, इसलिए इसको संयोजी उत्तक की श्रेणी में लेंगे। उपकला उत्तक है लेकिन संयोजी प्रकार का है क्योंकि तीन परतें हैं इसमें। इस प्रकार से ये हो गया संयोजी उत्तक। अब ये उपकला उत्तक तो पूरा होता है जो हम पहला उत्तक पढ़ रहे थे, उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक, ये तो पूरा हो गया। 4 उत्तक हमें पढ़ने हैं। अब उत्तक नंबर 2 लेते हैं और दूसरा उत्तक है संयोजी उत्तक। संयोजी मतलब जैसा कि इसका नाम है, संयोजी का मतलब होता है संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला, ये अंगों को जोड़ता है। जैसे यह उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे संयोजी उत्तक कहते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, आपस में तो कम जुड़ी होती हैं, तथा कोशिकाएं तरल या ठोस आधात्री में धसी होती हैं। आधात्री एक प्रकार का ये भरण पदार्थ होता है, खाली जगह को भरने वाला पदार्थ है आधात्री। तो ये कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं, संयोजी उत्तक की कोशिकाएं या तो ठोस आधात्री में रहती होती हैं, जैसे हमारी हड्डियां एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। और रक्त है, ये तरल संयोजी उत्तक है। तो इसमें कोशिकाएं तो आपस में कम जुड़ी होती हैं और कोशिकाएं तरल या ठोस आधात्री में धसी होती हैं। जैसे रक्त में जो कोशिकाएं होती हैं वो तरल आधात्री होती हैं। समझने की कोशिश करते हैं इसको। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। इसमें प्लाज्मा तरल आधात्री के रूप में होता है। आधात्री के रूप में, तरल आधात्री के रूप में होता है प्लाज्मा। जबकि 3 प्रकार की कोशिकाएं, एक तो होगी लाल रक्त कोशिकाएं, इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्बल्स बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोल देते हैं। एक तो लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, और दूसरा होगी श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं कह सकते हैं, कणिकाएं कह सकते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इस तरह से इसको WBC भी कहते हैं। और प्लेटलेट या बिम्बाणु कोशिकाएं। तो इस तरह से 3 प्रकार की कोशिकाएं, प्लाज्मा एक तरल आधात्री का काम करता है यहाँ पर, जो इन कोशिकाओं को अपने अंदर तैरने देता है के रूप में होता है आधात्री। जबकि 3 प्रकार की कोशिकाएं इस तरल आधात्री प्लाज्मा में तैरती रहती हैं, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं WBC, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु कोशिकाएं
ये कोशिकाएं प्लाज्मा आधात्री में धसी होती है, तैरती रहती हैं। यानी ये जो 3 तरह की कोशिकाएं हैं, ये इस तरह से इसमें तैरती रहती हैं और क्या कार्य करती हैं? कार्य रक्त ऊतक छोटी आंख से या आंखों से दिखते हैं, बड़ी आंख से थोड़ा बहुत जल का अवशोषण होता है। आंतों से पचे हुए भोजन को का अवशोषण करता है। यानी एक तो हो गया कि पचे हुए भोजन का ये अवशोषण करता है, और उसके अलावा जैसे हार्मोन और उत्सर्जी अंगों का संवहन करता है। ये हार्मोन व उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करता है। ये रक्त एक प्रकार का ऊतक है। कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। संयोजी जोड़ने वाला तरल यानी लिक्विड प्रकार का होता है, तरल संयोजी ऊतक है रक्त। प्लाज्मा में 3 तरह की कोशिकाएं तैरती रहती हैं। कार्य रक्त ऊतक आंतों से पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है और अंगों तक पहुंचा के आता है। प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। अंगों की बजाय हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका तक ये पचा हुआ भोजन अवशोषित करके पहुंचाता है। और कार्य जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो हार्मोन उत्पन्न करती हैं, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे उन बातों को। तो ये हार्मोन जो उत्पन्न होता है ग्रंथियों में, उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तीसरा, उत्सर्जी पदार्थों को का संवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ है जैसे कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उनको फेफड़ों तक पहुंचाता है। और शरीर में और कई जगह बेकार के पदार्थ बनते हैं, उनको वृक्कों तक पहुंचाता है। वृक्क उसको छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर करवाते हैं, तो वहां तक इसको परिवहन करने का जो कार्य करता है वो रक्त करता है। और फेफड़ों में वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचा के आता है। तो इस तरल संयोजी ऊतक के रक्त के कई सारे कार्य हैं। तो इस तरह से ये था तरल संयोजी ऊतक।